के साथ रोहित पुनेठा लेकर आया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस अगले 60 मिनट तक बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि जो खबरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो खबरें होंगी एकदम 16 आने सच। पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय का पता बदल गया है और अब सेवा तीर्थ से देश की सरकार चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए प्रधानमंत्री ऑफिस सेवा तीर्थ का अनावरण किया। इसी के साथ आज से पीएमओ का पता बदल गया है। सेवा तीर्थ परिसर दारा शिकोह रोड पर है। इसे लगभग 1189 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय बने हैं, जो पहले अलग अलग जगहों पर थे। ये पूरी तरह से एक स्मार्ट ऑफिस है, जहां हाई स्पीड इंटरनेट, पेपरलेस वर्क कल्चर के लिए डिजिटल आर्काइव और अत्याधुनिक कॉन्फ्रेंस रूम मौजूद हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर हैरी बॉक्सर सुनील मीना का फायरिंग का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में पुर्तगाल में सुख रंधावा की दुकान पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी लेते हुए लॉरेंस बिश्नोई को जन्मदिन मुबारक कहने के साथ साथ दुश्मनों को खुली धमकी भी दी गई है। हैरी बॉक्सर सुनील मीना के नाम से वायरल पोस्ट में लिखा है कि राम राम सभी भाइयों को। आज जो सुख रंधावा की दुकान पर फायरिंग हुई है उसकी जिम्मेदारी हैरी बॉक्सर और सुनील मीना लेते हैं। ये हमारे भारतीय भाइयों से काम करवाकर उनके हक के पैसे रखता है, उनके पासपोर्ट रखकर ब्लैकमेल करता है, इसीलिए इसे आज ये ट्रेलर दिखाया गया है। अगर टाइम रहते सुधरा नहीं तो अगली बार इसकी छाती पर गोली मारेंगे। हमारे जितने भी दुश्मन हैं कान खोल कर सुन लें, मर्दों वाली लड़ाई लड़ो। यूपी विधानसभा की कार्यवाही के दौरान स्पीकर सतीश महाना बीजेपी विधायकों पर भड़क गए। सतीश महाना ने केतकी सिंह का नाम लेते हुए कहा कि क्या आप हाउस चलाएंगी। इसके बाद माइक फेंक कर चल दिए। दरअसल एसपी विधायक रागिनी सोनकर युवाओं से जुड़े मसले पर सवाल कर रही थी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सवालों का जवाब दिया। जवाब खत्म हुआ तो रागिनी फिर से खड़ी होकर कुछ पूछने लगी, जिससे लेकर बीजेपी के विधायकों ने ऐतराज जताया। बीजेपी विधायकों के विरोध जताने पर स्पीकर सतीश महाना भड़क गए। छतरपुर में कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आधी रात को बुलेट से सामूहिक कन्या विवाह स्थल के मंडप का जायजा लिया। दरअसल बागेश्वर धाम में 15 फरवरी यानी महाशिवरात्रि को सामूहिक कन्या विवाह महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री कार्यकर्ताओं को बिना सूचित किए बुलेट से पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बरेली के इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी के वार्षिक महोत्सव इन्वर्सिया 2026 की तैयारियों के दौरान अचानक गुब्बारों में आग लग गई। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। इसमें कुछ छात्र झुलस गए और उन्हें इलाज के लिए मिशन अस्पताल ले जाया गया। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों के झुलसने की बात से इनकार किया है। बताया जा रहा है कि गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की वजह से ब्लास्ट हुआ। कुछ दिनों पहले मुंबई के गोरेगांव में भी लिफ्ट में गुब्बारों में अचानक से आग लग गई थी। लखनऊ में भी हिट एंड रन का मामला सामने आया है। एक तेज स्पीड स्विफ्ट कार ने ऑटो राहगीरों को टक्कर मार दी। घटना में 6 साल के बच्चे की मौत हो गई और 5 लोग घायल हुए। हादसा कानपुर रोड पर हनुमान मंदिर के पास हुआ। बताया जा रहा है कि कार चला रहा युवक 12वीं क्लास का स्टूडेंट था। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्कूल फेयरवेल से घर जा रहा था। घटना के बाद छात्र अपनी महिला मित्र को छोड़कर भाग निकला। पुलिस के मुताबिक दोनों नाबालिग हैं और अवध कॉलेज के छात्र हैं। महाराष्ट्र के घोडेश्वरी अस्पताल परिसर में फायरिंग से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें इलाज के लिए गए परिवार पर ही हमला किए जाने की बात सामने आई। बताया जा रहा है कि नितिन शिरसाट अपनी पत्नी और बेटी के साथ इलाज के लिए अस्पताल गए थे। तभी अचानक 3 हमलावर अस्पताल में घुसे और गोलीबारी शुरू कर दी। हमले के बाद जवाबी फायरिंग की गई और दोनों ओर से गोलियां चली। फायरिंग में नितिन शिरसाट गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि बाकी का इलाज जारी है। बीकानेर के एक बाबू की काली कमाई देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट शुभकरण परिहार की कमाई अचानक से 1000 गुना बढ़ गई। कमाई के इस चौंकाने वाले ग्राफ से हैरान एसीबी ने जब छापा मारा तो शुभकरण परिहार के ठिकानों से 1,60,00,000 रुपए का सोना बरामद हुआ है। करीब 5 लाख रुपए की चांदी और 75 लाख रुपए कैश मिला है, बल्कि इससे ज्यादा कैश मिला है। इतना ज्यादा यह कैश था कि उसे गिनने के लिए मशीनें वहां पर बुलानी पड़ी। एसीबी ने शुभकरण परिहार के 5 ठिकानों पर छापे मारे थे। घर में ही नोटों की गड्डियां छिपाकर रखी गई थी। बीकानेर के पुनरासर में रहने वाला शुभकरण फलौदी की पंचायत समिति के कानासर गांव पंचायत में जूनियर सहायक के पद पर तैनात है। 11 फरवरी को शुभकरण के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया गया था। इसके बाद जब छापा मारा एसीबी की टीम ने तो फिर नोटों के बंडल मिले हैं। इतना ही नहीं, 100 बीघा जमीन के कागज भी उसके पास से मिले हैं।
सवाल यह है कि हमेशा बाबू ही क्यों पकड़े जाते हैं, कभी कोई नेता अधिकारी क्यों नहीं पकड़ा जाता है। लेकिन आप देखिए कि बाबू की जब संपत्ति इतनी है और वहां पर जब अधिकारी पहुंचे तो वहां पर नोटों की गड्डियां, नोटों के बंडल देखकर वो अधिकारी जो कि इस एसीबी की टीम में शामिल थे वो भी हैरान रह गए। ये है शुभकरण परिहार जिसके पास से नोटों के बंडल मिले हैं। इतने बंडल मिले हैं कि इन बंडलों का एक पहाड़ बन जाएगा। 75 लाख से ज़्यादा कैश मिला है, 1 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा सोना वहां पर मिला है। इसके अलावा 5 किलो चांदी और 100 बीघा ज़मीन के कागज़ भी इस आप समझ लीजिए कि बाबू बोलते हैं ना, बाबू के पास से बरामद किए गए हैं, जिसका नाम शुभकरण परिहार बताया जा रहा है। और बीकानेर में जब एसीबी की टीम ने छापेमारी की, क्योंकि बहुत दिनों से फॉलो कर रही थी एसीबी की टीम, जो इनपुट्स मिले थे उसके आधार पर, तो इसके बाद जब एसीबी की टीम पूरी तैयारी के साथ पहुंची शुभकरण परिहार के ठिकानों पर, 5 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई थी। और उसके बाद जब खजाना मिला तो एसीबी की टीम भी हैरान रह गई है। अब इस रेड में क्या क्या मिला है शुभकरण परिहार के ठिकानों से, कितना पैसा इसने इकट्ठा किया हुआ था, इसकी जांच अब होगी। लेकिन क्या क्या मिला है वो मैं आपको बताता हूं। इसकी काली कमाई का पूरा विवरण, पूरा ब्यौरा आप देखिए। 76 लाख रुपए नगद, 1 किलो सोना, 2 किलो चांदी इसके पास से मिली है। इसके अलावा जब इसकी संपत्तियों की जांच की गई तो उसमें 4 आलीशान बंगले भी इस शुभकरण परिहार नाम के बाबू के नाम पर हैं। इसके अलावा 100 बीघा जमीन, आप सोचिए कि मतलब 100 बीघा को आप देखेंगे तो मतलब हैरान रह जाएंगे। 100 बीघा जमीन के कागज उसके पास से मिले हैं। और क्या ये सब कुछ जो मैं आपको दिखा रहा हूं किसी एक बाबू के पास उसकी तनख्वाह से होना संभव है? बिल्कुल आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आप देखिए कि अपनी काली कमाई से क्या मोटा साम्राज्य इस शख्स ने खड़ा किया था। और मैं आपको बता दूं कि आय से 1000 ज्यादा संपत्ति है, 1000 गुना ज्यादा। यानी कि इस एलडीसी का मतलब होता है लोअर डिवीजन क्लर्क, यानी कि जूनियर क्लर्क जिसको हम बाबू कहते हैं। तो उसकी सैलरी को अगर आप कैलकुलेट करेंगे और उस कैलकुलेशन के बाद आप इसको देखेंगे, ये जो सब कुछ मिला है, तो वो कैलकुलेशन करीब करीब 1000 गुना ज्यादा बैठेगी। यानी कि जो पैसा उसने अब तक कमाया है अपनी तनख्वाह से और जो उसने बनाया है, ये 1000 गुना ज्यादा है। ये एक बाबू के पास से मिला। और एसीबी की टीम भी उस वक्त हैरान रह गई जब इतना पैसा, इतना सोना, इतना चांदी और इतनी प्रॉपर्टी इस शख्स के पास से मिली। उस सूचना से पता चला कि आय से बहुत अधिक संपत्ति उन्होंने एकत्र कर रखी है। इसके बाद में उनकी गहन जांच की गई। जांच के बाद परसों उनकी एक एफआईआर दर्ज करी गई। एफआईआर दर्ज करने के बाद उनके वारंट प्राप्त करके उनके जो 5 ठिकाने थे, 3 रिहायशी मकान जो उनके बीकानेर शहर में है, एक उनके गांव फुंडरासर में है और एक जहां पे वो कार्यरत है उधर टोकानासर उस साइड में, 5 अलग अलग टीमों का गठन करके उस पर आज सुबह अर्ली मॉर्निंग में दबिश दी गई। इन दबिशों के अंदर जो अब तक की उसकी सामने आया है उसमें 75 लाख से अधिक कैश, 1 किलो से अधिक सोना, 2 किलो से अधिक चांदी, ये अब तक बरामद हो चुका है। इसके अलावा उनके बीकानेर शहर में 3 आलीशान मकान, 1 आलीशान मकान उनके गांव फुंडरासर के अंदर और लगभग उनके 17 हेक्टेयर करीब कृषि भूमि उनके सामने अब तक की रेड के अंदर सामने आ चुकी है। कार्रवाई अभी विभिन्न टीमों द्वारा उनके विभिन्न स्थानों पर जारी है। जो पूरा एक बार कार्रवाई हो जाएगी उसके बाद जो फाइनल आउटकम होगा उसको शेयर कर दिया। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर टॉफी के पैकेट से 4.25 लाख रुपए की ड्रग्स मिली है और एक शख्स गिरफ्तार किया गया। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने टॉफी के पैकेटों में छिपाकर ड्रग्स की तस्करी करते यात्री को गिरफ्तार किया। कस्टम विभाग के अधिकारियों ने आरोपी से 1 किलो 700 ग्राम ड्रग्स जब्त किए। बाजार में ड्रग्स की कीमत 4,25,000 बताई जा रही है। पुलिस आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। रेवाड़ी में किन्नरों के 2 गुटों के बीच बधाई लेने को लेकर जमकर लाठी डंडे चले। किन्नरों ने मारपीट में कई वाहनों के शीशे तोड़ दिए। हंगामे से इलाके में अफरा तफरी मच गई। किन्नर मोना गुट ने अपने साथियों के अपहरण का आरोप लगाते हुए पुलिस चौकी के बाहर अर्धनग्न होकर खूब बवाल किया। बताया जा रहा है कि ये विवाद किन्नरों के पूर्व गुरु रुखसार किन्नर की मौत के बाद शुरू हुआ था, जो पिछले करीब 2 महीनों से लगातार चला आ रहा है। इंदौर के नरसिंह मुंजी कॉलेज में बेक सेल इवेंट पार्टी में अश्लीलता का आरोप लगाते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की। उन्होंने पार्टी के मंच और स्पीकर तोड़े, स्टॉल भी बिखेर दिए। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामे को शांत कराया। आक्रोशित बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फूल और गुलदस्ते भी जब्त कर लिए और कार्यक्रम स्थल पर भजन लगा दिया।
बेंगलुरु पुलिस ने पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर पुरुषोत्तम के घर छापा मारा। छापेमारी में लाखों रुपए कैश और भारी मात्रा में जेवर और कीमती सामान जब्त किया गया। आपको बता दें कि 10 से ज्यादा अधिकारियों की टीम 2 गाड़ियों में सवार होकर चीफ इंजीनियर पुरुषोत्तम के आवास पर पहुंची थी और ये कार्रवाई की। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में कक्षा 12 की परीक्षा के दौरान सामूहिक नकल की घटना सामने आई है। सीसीटीवी कैमरों के बावजूद एग्जाम हॉल के अंदर स्टूडेंट नकल कर रहे थे। मामले की जानकारी मिलते ही 3 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया और जांच शुरू कर दी गई। राजस्थान के जोधपुर में एक शख्स अपने बीमार परिजन को स्कूटी पर बैठाकर अस्पताल के अंदर इमरजेंसी गेट तक पहुंच गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक एक्टिवा पर 3 लोग बैठे दिख रहे हैं, जिनमें 2 पुरुष और एक महिला हैं। ये तीनों अस्पताल में स्कूटी से ही सीधे इमरजेंसी गेट तक जा पहुंचे। बताया जा रहा है कि मरीज को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। ऐसे में एक्टिवा को अस्पताल के बाहर खड़ा करने के बजाय ये लोग सीधे इमरजेंसी वार्ड तक ले गए। नोएडा फेज 3 में बिना हैंडब्रेक खड़ी कार फिसलकर खुले नाले में जा गिरी। बताया जा रहा है कि फेज 3 के बसई गांव के पास एक शराब का ठेका है, जहां चालक कार छोड़कर सामान लेने चला गया, जिसके बाद बिना हैंडब्रेक कार खिसककर नाले में जा गिरी। मौके पर पुलिस पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कार को बाहर निकाला। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। नोएडा में बीच सड़क पर दबंगों ने एक शख्स को बेरहमी से पीटा। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे आधा दर्जन से ज्यादा लोग एक अकेले शख्स पर लात घूंसे बरसा रहे हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इंदौर में इंजीनियर पर जेसीबी मशीन चढ़ाने की कोशिश की गई। इंजीनियर ने एन वक्त पर पीछे हटकर अपनी जान बचाई। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि मेट्रो साइट पर जेसीबी ड्राइवर और इंजीनियर के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है, जिसके बाद ड्राइवर जेसीबी आगे बढ़ाता है और उसका पंजा इंजीनियर की ओर मोड़ देता है। लेकिन मौके पर मौजूद लोगों के चिल्लाने पर वो जेसीबी को रोक लेता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली में एक लड़की होटल की खिड़की से कूद गई। बताया जा रहा है कि 20 साल की लड़की ने 22 साल के लड़के के साथ होटल में चेक इन किया था। उनके बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद वो लड़की कमरे की खिड़की से नीचे कूद गई। लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मामले की जांच हो रही है। और अब मैं आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के हाफ एनकाउंटर की फुल स्टोरी दिखाता हूं। आप देखिएगा कि कैसे सहारनपुर में जज परविंदर सिंह देवबंद जेल में शिकायत पर हाफ एनकाउंटर की जांच करने पहुंचे थे, तो बंदियों ने बताया कि पुलिस कैसे एनकाउंटर करती है। बंदियों ने बताया कि पुलिस ने जमीन पर लिटाया और गोली मार दी। अब देखिए जज के सामने कैसे ये जो बंदी हैं वो इस हाफ एनकाउंटर की फुल स्टोरी जज को सुना रहे हैं। जैसे हमारी तारीख थी सहारनपुर की और हम बागपत से आ रहे थे। तो जैसे बागपत से आ रहे थे हमको शामली पार्क पे उठा लिया। लोकेशन पे हमारा नंबर लग रहा था। तो जैसे उठाया फिर हमको चौकी में ले गए। करंट लगाया, बजाया, हमारा छत्ता सब करा, हमारे से कबूल कराया, हमने कोई कबूल नहीं किया। तो फिर उसके बाद जंगल में ले गए। जैसे शाम हुई, फिर शाम के बाद उसके बाद गोली मारते थे। मोटरसाइकिल ले गए उठा के थाने में से और फिर हमारे गोली कैसे मारी? गोली नीचे पड़ा के मारी। क्या पूरा बताओ ना, कैसे ऐसे लेटने की जरूरत नहीं है। ऐसे लेटो मत। फिर ऐसे टांग रखते और कपड़ा रखते, इतनी दूर से गोली चलो नीचे भी आऊंगा। तो फिर उसके बाद अपना उसके कट्टे की फायरिंग कर खुद कर देती है। और भी किसी का हुआ ऐसा? ऐसे हुआ तुम्हारे भी? बांग्लादेश में अब तारिक रहमान का राज होगा। उनकी सरकार बांग्लादेश में बनेगी क्योंकि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है इस बार बांग्लादेश में। 299 सीटों पर जो चुनाव हुआ था उसमें बीएनपी ने 213 सीटें हासिल की है, जबकि जमात इस्लामी को 68, एनसीपी को 6 और अन्य के खाते में 12 सीटें गई। साफ है कि बांग्लादेश की आवाम ने कट्टरपंथी जमात इस्लामी और शेख हसीना का तख्ता पलट करने वाला जो जमात था उसको पूरी तरीके से
नकार दिया और बांग्लादेश के वोटर्स ने अब की बार पूरी तरीके से भरोसा बीएनपी पर जाहिर किया। और इसके साथ ही अब यह तय हो गया है कि बांग्लादेश में रहमान राज होगा। बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान के सिर पर अब सत्ता का ताज सजेगा। बांग्लादेश में 35 साल के बाद कोई पुरुष प्रधानमंत्री बनेगा। बीएनपी की बड़ी जीत के बाद उम्मीद जाहिर की जा रही है कि भारत से बांग्लादेश के रिश्ते अब बेहतर होंगे और यही उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारिक रहमान से बातचीत के बाद जाहिर की है। पीएम मोदी ने तारिक रहमान को इस जीत पर बधाई दी और दोनों देशों के बीच शांति, प्रगति और समृद्धि की प्रतिबद्धता जताई है। अब सवाल है कि तारिक रहमान के सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश में क्या और किस तरीके के बदलाव होंगे। क्या तारिक रहमान कट्टरपंथियों पर नकेल कस पाएंगे? बांग्लादेश की सत्ता पर कौन राज करेगा, किसके सिर सत्ता का ताज सजेगा, कौन बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनेगा, इन सवालों से आज पर्दा हट गया। चुनाव में बांग्लादेश की आवाम ने बीएनपी को प्रचंड बहुमत दिया। बीएनपी ने 299 में से 213 सीटें हासिल कर बहुमत के लिए जरूरी 150 के आंकड़े को बहुत पीछे छोड़ दिया। बीएनपी को 213 सीटें मिली जो बहुमत से 63 ज्यादा हैं। इसके अलावा जमाते इस्लामी को 68 सीटें मिली हैं। एनसीपी को 6 सीटें हासिल हुई हैं, वहीं अन्य के खाते में 12 सीटें गईं। बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और इसके साथ ही तय हो गया कि बांग्लादेश की सत्ता पर रहमान का राज होगा। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान के सर सत्ता का ताज सजेगा। तारिक रहमान और बीएनपी की इस बड़ी जीत की 3 वजह बताई जा रही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के वोट, खासकर हिंदू वोटर बीएनपी में शिफ्ट हो गए। जमात का अतीत आड़े आ गया। लोगों को याद रहा कि उसने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम का विरोध किया था। स्टूडेंट्स की नेशनल सिटीजन पार्टी को आपसी फूट और जमात से गठबंधन भारी पड़ा। इसके साथ ही तारिक रहमान की रणनीति कामयाब रही। तारिक रहमान पिछले साल दिसंबर में 17 साल के बाद बांग्लादेश वापस लौटे थे, जिससे बीएनपी कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह था। तारिक रहमान ने भी जीत के लिए पूरा जोर लगाया, ताबड़तोड़ रैलियां की। तारिक खुद 2 जगह से चुनाव लड़े थे और दोनों पर जीत हासिल की। तारिक रहमान बांग्लादेश की सियासी नब्ज को बखूबी समझते हैं। उनके सियासी सफर पर नजर डालें तो 1980 में बीएनपी की छात्र राजनीति से जुड़े। धीरे धीरे पार्टी संगठन में भूमिका बढ़ी, जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत किया। साल 2001 से 2007 तक वो बीएनपी में बहुत प्रभावशाली हो गए। 2007 में तारिक रहमान पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद 2008 में वो लंदन चले गए। लंदन में रहते हुए भी 2009 से 2016 तक बीएनपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। 2018 में बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष बने। खालिदा जिया के निधन के बाद बीएनपी के अध्यक्ष बने। उनकी ही अगुवाई में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की। गणतंत्र विजय, बांग्लादेशेर विजय। दीर्घ गणतंत्र आंदोलन संग्रामे बीएनपी छिलेन। बीएनपी चेयरमैन जनाब तारेक रहमान এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। এই নেতৃত্বে বিজয় হয়েছে। এই বিজয়ের মধ্য দিয়ে যে গণতন্ত্রের বিজয় পেয়েছে সেই বিজয়টাকে আরো কার্যকর করতে ইতিমধ্যে বিএনপি চেয়ারম্যান একটা নির্দেশনা দিয়েছেন। এই বিজয়ে যেন আনন্দ উল্লাস আমরা না করি, কারণ অনেকগুলো কারণের মধ্যে সবচেয়ে বড় কারণ হলো যে বিগত আন্দোলন সংগ্রামের মধ্যে আমাদের শত শত হাজার হাজার নেতাকর্মী শহীদ হয়েছেন, গুম হয়েছেন। লক্ষ লক্ষ নেতাকর্মী তাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে এই আন্দোलन ছিল। बीएनपी ने चुनाव में मिली प्रचंड जीत को अपने उन कार्यकर्ताओं की जीत बताया है जो कई सालों से संघर्ष कर रहे थे और इस बड़ी जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी बीएनपी और तारिक रहमान को बधाई दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, बांग्लादेश के संसदीय चुनावों में बीएनपी को निर्णायक जीत दिलाने पर मैं तारिक रहमान को हार्दिक बधाई देता हूं। ये जीत बांग्लादेश की जनता के आपके नेतृत्व पर विश्वास को दर्शाती है। भारत लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के प्रति अपना समर्थन जारी रखेगा। मैं आपके साथ मिलकर हमारे बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने और हमारे साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हूं। बांग्लादेश में बीएनपी की जीत के बाद भारत को उम्मीद है कि बांग्लादेश से रिश्ते सुधरेंगे। बांग्लादेश के साथ संबंधों का नया दौर शुरू होगा। सुरक्षा सहयोग, विदेश नीति और आर्थिक साझेदारी का आने वाला रास्ता तय होगा।
द्विपक्षीय रिश्तों को फिर से तय करने का मौका होगा। सीमा और सुरक्षा पर बेहतरी की उम्मीद है। सत्ता पर बैठने के बाद तारिक रहमान का रुख क्या होगा, इस पर सबकी नजर टिकी है। लेकिन सवाल है कि क्या तारिक रहमान बांग्लादेश के बेलगाम कट्टरपंथियों को रोक पाएंगे, क्या नया बांग्लादेश बना पाएंगे? और सवाल यह भी है कि बांग्लादेश में बदलाव भारत के लिए क्या संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और फिल्म मेकर रोहित शेट्टी को एक बार फिर से धमकी मिली है। लॉरेंस गैंग से जुड़े गैंगस्टर हैरी बॉक्सर के नाम से यह धमकी दी गई है। धमकी के ऑडियो में रणवीर सिंह का नाम लेते हुए कहा गया है कि उन्होंने ही रोहित शेट्टी को शिकायत करने की सलाह दी थी। धमकी के ऑडियो में उनके मैनेजर और परिवार की गतिविधियों की जानकारी का दावा करते हुए गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई है। कहा गया है कि अब हम तुम्हें दिखाएंगे कि हमारी ताकत के आगे तुम्हारी 7 पुश्तें कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। तुम्हारे सभी मैनेजर कहाँ रहते हैं, कब आते जाते हैं, परिवार कहाँ रहता है, हमें सब पता है। एक एक मैनेजर को निशाना बनाना शुरू करेंगे, वरना संभल जाओ। राम राम सभी भाइयों को। मैं हरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। आज का एक वॉइस नोट बॉलीवुड वालों के लिए, जितने भी एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जितने भी, उन सबके लिए, और खासकर रणवीर सिंह तेरे लिए, तेरे लिए। टाइम रहते अगर तुम दोनों लाइन पे नहीं है ना, तुम्हारा वो इलाज करेंगे, तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां रखेंगे। ठीक है। और रणवीर सिंह, तुझे बहुत ज्यादा शौक है सलाह देने का कि जाओ सर आप एप्लीकेशन दे दो, रिपोर्ट कर दो थाने में। ठीक। और तूने भी कर दी, कोई चक्कर नहीं है। अब सुनो मेरी बात, तुम्हारे नीचे जो भी काम करता है ना, मैनेजर जितने भी लोग काम करते हैं तुम्हारे, इन सबकी डिटेल है हमारे पास। इनके घर की, कब ऑफिस जाते हैं, कब आते हैं, परिवार कहाँ रहता है, सबकी डिटेल हमारे पास। तुम्हारे को कुछ नहीं बोलेंगे, इनकी ऐसी तैसी करना चालू करेंगे जो तुम्हारे नीचे काम कर रहे हैं, तब तुम्हारी अक्ल ठिकानी आएगी। टाइम रहते अगर तुम सुधर गए, बाद में तुम्हारे जितने भी नीचे काम करते हैं ना, मैनेजर जितने भी लोग काम करते हैं, इनकी ऐसी तैसी करना चालू करूंगा। ठीक है। तो टाइम रहते लाइन पे आ जाओ। रणवीर सिंह, तूने कोई बात बोल के उस बात से तो मुकर गया ना, ठीक है, उसलिए वॉइस नोट छोड़ रहे हैं तेरे को। या तो तू तेरी बात पे वापस आ जाओ उसी पे, नहीं तो भाई बात पे मुकरने की सजा क्या होती है वो हम तुझे बताएंगे। ठीक। आराम से बैठ के सुनना, तुम दोनों, रोहित शेट्टी और तू, और पूरे बॉलीवुड को ही बोल रहा हूँ। या तो टाइम रहते लाइन पे आ जाना, जिसको भी हम फोन करें। अगर नहीं आए, बाद में देखना फिर हम क्या करते हैं आप लोगों का। और दूसरी बात, ये जो आज पुर्तगाल में फायरिंग करवाई है मैंने और हमारे भाई सुनील मीणा, हम दोनों भाइयों ने एवी विक्टोर गल्फ 5 पे मरीना ग्रैंड पुर्तगाल में, ये जो सुखदेव जवानदा की दुकान पर फायरिंग हुई, इसकी जिम्मेदारी हम दोनों भाई लेते हैं। ये हमारे भारतीय भाइयों से काम करवा के उसके हक के पैसे रखता है, और हमारे इंडियन जो भाई हैं उनके पासपोर्ट रख के उनको ब्लैकमेल करता है। इसलिए इसको एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया। अगर ठीक है, अगर टाइम रहते नहीं सुधरा तो अगली बार इसको ऐसे ट्रेलर नहीं देंगे, अगली बार इसको गोली मारेंगे इसी देश के सर में। और जितने भी हमारे दुश्मन है ना, काल खोल के सुन लो, मर्दों वाली लड़ाई लड़ो। ठीक। ये एजेंट और लड़कियों का सहारा लेकर हमारे भाइयों का जो नुकसान करने की सोच रहे हो ना, तुम्हारी 7 पीढ़ियां लग जाएंगी। ठीक है। और जो तुम्हारे होनहार लड़के हैं वो चप्पल छोड़कर भागे हैं, उनकी वीडियो हमारे पास। ठीक। और जो भी एजेंट इनका साथ दे रहे हैं, जो भी इनका साथ दे रहे हैं, ठीक है, हमारे भाइयों का नुकसान करवाने में, हमें तुम्हारे परिवार वालों की पूरी जानकारी है, तुम्हारी पूरी जानकारी है। तैयार रहना, कभी भी तुम्हारा दरवाजा खटखटा सकते हैं हम। और अपने प्रियजन है जितने भी अपने चाहने वाले, उन सभी से आखिरी पल बिता लो जितना तुम्हारे को बिताना है। अब हम तुम्हारे नजदीक है, तुम्हारे अंत भी नजदीक है, हम भी तुम्हारे नजदीक है। हम बताएंगे तुम्हें बदमाशी क्या होती है। जय श्री राम, जय बलकारी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, ये वो नाम है जिसने देश नहीं बल्कि विदेश में भी आतंक फैला रखा है। अगर बात की जाए बॉलीवुड की, तो लगातार बॉलीवुड के तमाम बड़े स्टारों को यही गैंग यानी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के तमाम गुर्गे निशाना बना रहे हैं, धमकी भरी ऑडियो दे रहे हैं, साथ के साथ जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। लगातार गैंगस्टरों के खिलाफ हालांकि सरकार की मुहिम है कि गैंगस्टरों को समाप्त किया जाए, लेकिन बावजूद इसके भी 90 का दशक याद दिलाने के लिए ही गैंगस्टर अपना वर्चस्व कायम कर रहे हैं। लगातार रंगदारी मांगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। विदेश में बैठे गैंगस्टर भारत के व्यापारियों से वसूली के लिए मैसेज भेज रहे हैं।
हाल ही में रोहित शेट्टी को भेजा गया, इसके बाद रणवीर सिंह को भेजा गया और ऐसे तमाम नामचीन चेहरे हैं जिनको लगातार धमकियां दी जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले बी पराग को भी धमकी दी गई थी कि अगर पैसे नहीं दिए तो जान से मार दिया जाएगा। और अब इसके जो गुर्गे हैं वो लगातार एक्टिव मोड पे हैं, लोगों को लगातार निशाना बनाने के बाद वो वसूली की मांग कर रहे हैं। साफ तौर पर ये भी कह रहे हैं कि अगर आपने वसूली का पैसा नहीं दिया तो आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। साथ के साथ हैरी बॉक्सर जिसने आज ही एक घटना को अंजाम देते हुए ऑडियो भेजा है और उस ऑडियो में जिक्र किया है बाकायदा शहजाद भट्टी। ये शहजाद भट्टी वो नाम है जो कि पाकिस्तान का बड़ा गैंगस्टर है और इसने हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई भाई के भाई को धमकी दी थी। साफ तौर पे कहा था कि उसे समाप्त कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद अब पलटवार में, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पलटवार में शहजाद भट्टी को भी धमकी दी है जो कि दुबई में है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन गैंगस्टरों ने फिलहाल सरकार, प्रशासन सबको ताक पर रखने के बाद अपना गैंगस्टर की जो कवायद है उसे जारी रखने के लिए लोगों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की अगर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ये पहले इनपुट मिला था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर ही मारने की साजिश रची गई है, जो कि शहजाद भट्टी जो कि पाकिस्तान का बड़ा गैंगस्टर है उसकी तरफ से लोग भेजे गए हैं। इसी के मद्देनज़र अब शहजाद भट्टी की उस धमकी के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा जाता है, दिल्ली नहीं लाया जाता। हालांकि वो इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में बंद है जहां से उसका साम्राज्य बाकायदा फल फूल रहा है। दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस लगातार दावे कर रही है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों को समाप्त करने की प्रक्रिया जारी है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार जब आपकी तरफ से लगातार एनकाउंटर चल रहे हैं और ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है तो फिर भी कैसे हर रोज़ घटनाएं सामने आ रही हैं और बाकायदा सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी ली जाती है कि इस घटना को अंजाम हमने दिलाया है, यानी कि जो फायरिंग की जाती है दहशत फैलाने के लिए। और अभी भी इस तरह का एक वीडियो बाकायदा भेजा गया है जिसमें जिक्र किया है कि अभी तो शुरुआत है, आगे भी बहुत लोगों को मारना है। और ये वो लोग हैं जो कि इन तमाम फिल्म स्टारों के नज़दीक हैं, जिसमें अभी एक ऑडियो में जिक्र किया गया है जो कि हैरी बॉक्सर की तरफ से आई है कि हमें मालूम है कि तुम्हारा स्टाफ कहाँ कहाँ क्या क्या करता है, कहाँ उसका घर है और हम उन्हें भी निशाना बनाएंगे। यानी कि जो बड़े फिल्म स्टार हैं, रोहित शेट्टी, रणवीर कपूर और बी पराग, जो भी बड़े स्टार हैं उनको लगातार यही निशाना दिया जा रहा है, यही बताया जा रहा है कि अगर आपने रंगदारी की पैसे नहीं दिए, रकम नहीं दी तो आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अभी तक कोई मुकम्मल तौर पर दिल्ली से लेकर मुंबई और मुंबई से लेकर दिल्ली पुलिस तक कोई कदम ऐसा नहीं उठा पाई है जिससे कि इन गैंगस्टरों की कमर तोड़ी जा सके। कैमरामैन भूषण के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। और इससे पहले सलमान खान को भी इसी तरह की धमकी दी जा चुकी है, बल्कि सलमान खान के घर के बाहर तो फायरिंग तक की गई थी और जिसके बाद लॉरेंस गैंग का नाम इसमें निकलकर सामने आया था। मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं कि कौन कौन अब तक इस गैंग की धमकी के शिकार हुए हैं। रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग की जाती है, अभिनेता रणवीर सिंह को एक ऑडियो मैसेज के जरिए धमकी दी जाती है, सुरक्षा उनके घर की बढ़ा दी गई है और सलमान खान के करीबी यानी कि उनके जो जीजा हैं आयुष शर्मा, उनको भी धमकी भरा मेल भेजा गया था। इससे पहले सलमान खान को भी धमकी दी गई थी, सलमान के घर पर फायरिंग कराई गई थी, एक लेटर उनके पिता तक पहुंचाया गया था और इस मामले में लगातार जो लॉरेंस गैंग है उनका बॉलीवुड को धमकाने का जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और इस वक्त हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुंबई से मुरारी सिंह इस वक्त साथ में लाइव जुड़े हैं और दिल्ली से अली शरर साथ में इस वक्त जुड़े हैं। मुरारी से पहले अपडेट लेते हैं। मुरारी, लगातार पिछले हफ्ते 10 दिन का अगर मैं डेटा देखूं तो कई बड़े स्टार्स इस गैंग के निशाने पर हैं। क्या पुलिस इस पे कुछ कह रही है? हालांकि रणवीर की सुरक्षा तो बढ़ाई गई है, लेकिन पुलिस क्या इस बात को लेकर श्योर है कि ये लॉरेंस गैंग का ही काम है? मुरारी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए आप खुद को। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार धमकियां आ रही थी
उनकी कड़ी को जिस तरीके से मुंबई क्राइम ब्रांच जोड़ी है, चाहे वो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड हो, चाहे सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हो, या फिर रणवीर सिंह को जिस तरीके से धमकी दी गई थी और जिस तरीके से जिम्मेदारी ले रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग, ऐसे में मुंबई पुलिस तो सेवर है लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं कर पाई है। मुंबई क्राइम ब्रांच की नींद तो आज उड़ी है जब एक नया ऑडियो सामने आया है। उस ऑडियो में जिस तरीके से हरी बॉक्सर साफ तौर पर कह रहा है कि जो तू अपना वादा किया था उस वादे को पूरा कर, अगर वादे से मुकरेगा तो अंजाम बुरा होगा। अब क्राइम ब्रांच को यह देखना है कि कौन सा वादा वो रणवीर सिंह और कौन सा वादा वो रोहित शेट्टी ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ किए थे, जो वादा पूरा नहीं कर पाए हैं। क्राइम ब्रांच जिस तरीके से पिछले एक सप्ताह में पूछताछ की है, चाहे वो रणवीर सिंह से पूछताछ हो या रोहित शेट्टी से, फोन कॉल, धमकी या किसी तरीके के वादे की बात सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके से ऑडियो आज सामने आया और उसमें कहा गया कि जो प्रॉमिस, जो वादा आपने किया था, अगर आप उसे नहीं निभाओगे तो अंजाम बुरा होगा। अब ऐसे में क्राइम ब्रांच कल ये जानने की जरूर कोशिश करेगी, जिस तरीके से आज पूरे दिन जो है क्राइम ब्रांच में हलचल मची हुई थी कि आखिर किस तरीके से धमकी दिया गया था और क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग और रणवीर सिंह के बीच में क्या कुछ बातचीत हुई थी, तो कौन सी ऐसी बातचीत थी, किस वादे से रणवीर सिंह मुकर रहे हैं जिसे लेकर लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी है। तो मुंबई क्राइम ब्रांच जो है पूरी तरह से कह सकते हैं कि इस ऑडियो के बाद उलझ चुकी है। देखना होगा कि रोहित शेट्टी का क्या दोबारा बयान लिया जाता है इस ऑडियो के आधार पर, रणवीर सिंह का बयान लिया जाता है इस ऑडियो के आधार पर, और फिर उसके बाद क्या कुछ निकल कर आता है। जी ठीक है अली, जिस तरीके से लॉरेंस गैंग, अभी तक तो यही नाम सामने आ रहा है, लॉरेंस गैंग जिस तरीके से बॉलीवुड सेलेब्स की जान के पीछे पड़ा हुआ है, ऐसे ही एक खबर यह भी है कि एक पाकिस्तानी डॉन है शहजाद भट्टी, वो भी लॉरेंस की जान के पीछे पड़ा हुआ है। देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा कि ये जो गैंगस्टर का दौर चल रहा है, ये अब से पहले जो 90 के दशक में होता था उसी को कायम करने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। साल 2022 मई में सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई। इसके बाद पहली फायरिंग की घटना जो की गई वो 24 अप्रैल को बाकायदा ये कहा गया था सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पे फायरिंग की घटना को अंजाम देने के बाद कि इस घटना की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेता है। अब सवाल ये बनता है कि जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग साबरमती जेल में बंद है, उसके बाद उसका वर्चस्व पूरे देश नहीं दुनिया भर में फैलता जा रहा है, किस बेस पे फैल रहा है? हालांकि जो बाकी सारे गैंग हैं, चाहे वो गोल्डी बराल हो, सुनील मीना हो या इसके साथ हैरी बॉक्सर हो, ये तमाम टीमें सब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ आ चुकी हैं। और आज जैसे एक ऑडियो जारी करके एक सोशल मीडिया पे जानकारी दी गई कि लॉरेंस बिश्नोई भाई को जन्मदिन की बधाई, और जो भी दुश्मन है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। इससे एक मैसेज साफ है कि पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, चाहे मुंबई पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो, सिवाय दावे करने के, क्योंकि लगातार गैंगस्टर सोशल मीडिया पर ये खबरें जारी कर रहे हैं, खुद पोस्ट लिख करके कर रहे हैं कि हम इस घटना की जिम्मेदारी लेते हैं। बावजूद इसके भी सिर्फ दिल्ली पुलिस की बात की जाए, मुंबई पुलिस की बात हो, सिर्फ वो बयान ही दर्ज करते रह जा रहे हैं, शायद किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं दिल्ली की बात करूं रोहित, तो दिल्ली के अंदर जो स्पेशल सेल है उनका ये कहना है कि 5 टीमें ऐसी बनाई गई हैं जो 5 राज्यों में काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश, खासकर दिल्ली एनसीआर के एरिया है, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और राजस्थान, ये 5 ऐसे राज्य हैं जहां से बड़े पैमाने पे गैंगस्टरों के लिए काम करने वाले गुर्गे विदेश में मौजूद हैं। उनका वेरिफिकेशन चल रहा है, क्योंकि लगातार हर दूसरे दिन धमकी भरे मेल आना, पोस्ट करके बाकायदा जिम्मेदारी लेना। और ये ऑडियो जो भी हमारे तमाम दर्शक सुन रहे थे, ये हैरी बॉक्सर की खुद की ऑडियो है, जिसकी पुष्टि खुद पुलिस ने की है। तो ऐसे में अब सवाल ये बनता है कि आखिरकार ये वर्चस्व क्यों बढ़ता जा रहा है, ये जो साम्राज्य बनाया जा रहा है किस बेस पे बनाया जा रहा है? लगातार धमकियां दी जा रही हैं। आज भी अगर बात की जाए तो इंदौर और मध्य प्रदेश के शहर में बाकायदा 5-5 करोड़ की रंगदारियां मांगी गई, जो कि हॉस्पिटल संचालक हैं, और ये कहा गया कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ठीक है, लगातार घटनाएं हो रही हैं, लेकिन बावजूद इसके भी कोई मुकम्मल तौर पर अभी तक कदम नहीं उठाया गया, जिसके चलते अब गैंगस्टरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। शुक्रिया आप दोनों का, मुरारी और अली, साथ में जुड़ने के लिए। इधर मेरठ में आकांक्षा और शाहवेज राणा की शादी के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों ने मोर्चा खोला हुआ है। आज 13 फरवरी को दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन बवाल के डर से दोनों परिवारों ने शादी फिलहाल पोस्टपोन कर दी। हिंदू संगठनों ने शादी के विरोध में महापंचायत बुलाई, हालांकि पुलिस ने इस महापंचायत को होने नहीं दिया।
लिहाजा जहां शादी होनी थी उस वेन्यू पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पहुंचे, इकट्ठा हुए, हंगामा करने लगे, नारेबाजी करने लगे। वहीं से उसी वेन्यू से जहां पर 13 तारीख को आकांक्षा और शाहवेज की शादी होने वाली थी, उसी वेन्यू से देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। मेरठ में एक बहुचर्चित मामला है जहां पर एक हिंदू युवती एक मुस्लिम युवक के साथ शादी कर रही थी। हिंदू संगठनों ने इसका लगातार विरोध किया। उसके बाद ये लव जिहाद का मामला बनकर सामने आने लगा। अब इस वक्त मौजूद हैं उसी मंडप के बाहर जिस मंडप के अंदर उस लड़की की आज के दिन शादी होनी थी। आज आकांक्षा की शादी होनी थी, लेकिन शादी कैंसिल कर दी गई है और मंडप में ताला लगा दिया गया है। हिंदू संगठनों ने ऐलान किया था कि उन्होंने कि यहाँ पर एक हिंदू जो रक्षा के दल महामंत्री हैं, हिंदू रक्षा के दल के लोग हैं, वे यहाँ पर एक महापंचायत करेंगे और महापंचायत के अंदर आपस में डिस्कशन करेंगे कि आगे कार्रवाई क्या करनी चाहिए। लेकिन पुलिस ने यहाँ पर पंचायत पर रोक लगा दी है। लेकिन धीरे धीरे लोग यहाँ पर हिंदूवादी नेता जो हैं वह पहुँच रहे हैं। मैं बात करूंगा इनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलशन राजपूत है और मैं जिला अध्यक्ष हूँ गौ रक्षा दल से गाजियाबाद से। जी, क्या हुआ, क्यों आए आप लोग? आज यहाँ एक शादी होनी थी, इसलिए हिंदुओं ने पंचायत करी थी कि यहाँ पंचायत है, तो इसलिए हम करीब यहाँ 1-1.5 घंटा हो गया आए हुए। अब तक तो किसी के साथ हो नहीं रही है और हमारे साथ के और भी लोग जैसे पिंकी भैया हैं, जतिन नरसिंह है, सचिन सरोई भाई हैं, तीनों को नजरबंद कर दिया। और कुछ लोग हमारे पीछे भी रोक रखे हैं, दूसरे रास्ते से आ रहे हैं। करीब हमारी 12 से 15 गाड़ियाँ हैं अभी मोदी नगर से, बजरंग दल से, गौ रक्षा दल से, हिंदू रक्षा दल से, तीनों लोग आ रहे हैं। अभी ज़्यादा 5 या 7 मिनट में आने वाले हैं। इनसे बात करने का प्रयास करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमनीत प्रधान है, मैं गौ रक्षा अध्यक्ष हूँ। क्यों आए आप लोग यहाँ पर? हम आपको देख रहे होंगे कुछ दिनों से ये प्रकरण चल रहा है आकांक्षा और साबित राणा का, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी बहन बेटी की सुरक्षा करना जानते हैं अच्छी तरीके से। अगर वो लड़की अगर यदि शादी करेगी मोहन के लड़के से तो नाम हमारी देखिए मंडप के बाद यहाँ पर लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया है। यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, पुलिस लगातार इन्हें मनाना चाह रही है। क्या नाम है आपका? प्रदीप त्यागी, प्रांत उपाध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल मेरठ। क्यों आए आप लोग? आज जो ये एक महापंचायत रखी गई हिंदू समाज की तरफ से, जिसमें प्रशासन ने रोक लगाते हुए बैठक को स्थगित करवाया है और मैं चेतावनी देना चाहता हूं, ये एक छोटी बैठक थी जो महापंचायत से स्थगित कराने का वो किया कार्य है। आने वाला जो अगली जो हम तिथि रखेंगे वो कई राज्यों को मिला के रखी जाएगी, क्योंकि देश के अंदर 50,000 हिंदू समाज की बेटियां गायब हैं। इस देश के अंदर जितने केस साल भर में चल रहे हैं, हम हिंदू लड़की को बचा नहीं पाए, क्योंकि जो विदेशी फंड 50,000 करोड़ रुपया जो फंड विदेशों से आता है इन मस्जिदों में, और इन मस्जिदों के द्वारा रेट तय करते हुए अपनी जिहादी सोच रखने वाली टीम को क्षेत्र में भेजा जाता है और गरीब और ऐसा ही लड़की हिंदू समाज की उनको प्रलोभन देते हुए ये लोग फंसाते हैं और फंसाकर उनकी संपत्ति और उनको कहीं ना कहीं ले जाकर केरल में, उड़ीसा में कहीं भी ले जाके बेच देते हैं और वहाँ भी इनका एजेंडा है। हम हिंदू समाज की बेटियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि आकांक्षा की तरह अपने माँ बाप की इज्जत रखो, आकांक्षा की तरह ये कृत्य मत करो। खुलेआम समाज में हमारा विरोध हो रहा है। अच्छा, लड़की बोल रही है कि मैं बौद्ध धर्म से हूँ, लड़का भी बौद्ध धर्म अपनाने के लिए तैयार है, तो फिर क्या आपत्ति है? देखिए, बौद्ध धर्म से है तो 2 दिन पहले बौद्ध धर्म में कहीं भी इस तरह के रीति रिवाज नहीं है कि आप जागरण कर रहे हो या आप भात नोतने जा रहे हो। उसकी वीडियोस पड़ी है उसकी माता जी के अकाउंट पे। बौद्ध धर्म में आप गूगल पे सर्च कर लो, इस तरह की चीजें नहीं है। ये केवल बचने का तरीका है इसका। जागरण करा रहे हैं, घर पे पूजा करा रहे हैं और बौद्ध धार्मिक होने का ये बता रहे हैं कि हम बौद्ध हो गए हैं। ये सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए और किसी के द्वारा इन्हें चलाया जा रहा है, जो इन्हें कोई पीछे से इन्हें टारगेट दे रहा है और इनसे करा रहा है। उसके खिलाफ मैं चेतावनी देना चाहता हूँ और योगी जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, खिलाओगे या हिंदू बहन बेटे को कलावा बांध के फंसाने का प्रयास करोगे तो हमारे हाथ को चढ़िए तो राष्ट्रीय बजरंग दल इलाज बांधने का मजबूत तरीका। महापंचायत किसी कारणवश नहीं हो पाई, प्रशासन ने नहीं होने दी, लेकिन इसका मतलब ये मत समझो कि नहीं होगी। अगर इस विषय का इलाज नहीं हुआ तो महापंचायत जगह जगह होगी, हर जिले में होगी। फिर लड़की तो कह रही है मैं हर हाल में शादी करके लड़की ये कह रही है तू शादी कर, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन सार्वजनिक शादी नहीं होने देंगे। बहुसंख्यक समाज हिंदू समाज में हिंदू की बेटी मुस्लिम से और ओपनली शादी कर ले, ये तगावी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हमारे परिवार और हम सब जो लोग हैं वो सब ये देखते हैं, आज एक जाएगी तो कल हमारी 4 जाएंगी
और इस विचारधारा को जो लोग बढ़ावा देना चाहते हैं, मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ उन लोगों की अंदर से जांच हो, जो भी लोग इसमें विलिप्त हैं, जो इसे बढ़ावा दे रहे हैं, जो लोग इसकी शादी करा रहे हैं, उसकी जांच अंदर से होनी चाहिए। कप्तान साहब से मैं अनुरोध देखिए हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जो पंचायत में शरीक होने आई थी, इनसे जानेंगे आगे पंचायत क्यों नहीं हुई है और अब क्या इनका अगला कदम है। पंचायत होने के लिए यहाँ सभी लोग आ रहे थे, अपने अपने दल से आ रहे थे, सभी हिंदू समाज से आ रहे थे। उनको पंचायत ना करी जाए इसलिए पुलिस ने यहाँ पर पाबंदी लगा दी और डिटेन कर लिया गया। डिटेन नहीं, मुझे लगता है कि डिटेन नहीं करना चाहिए। यहाँ कोई ऐसा मार काट या हंगामा तो नहीं हो रहा था। आप अपराध देखो, मेरा पुलिस प्रशासन से ये कहना है, जहाँ क्राइम हो रहा है, जहाँ अपराध हो रहा है, आप अपराध देखो। यहाँ क्या अपराध हो रहा है भाई? जो यहाँ ये शादी का उन्होंने प्रपंच रचाया है, ये गलत करा है भाई। उसने कार्ड छाप दिए, ठीक है, फिर कहती है अम्बेडकरवादी हूँ, तो वो तो अम्बेडकरवादी नहीं है। वो तुझे कैसे अपना लेगा जब तो अम्बेडकरवादी है? वो तुझे नहीं अपनाएगा, वो तुझे मुसलमान बनाएगा। जब शादी उसके धर्म में जायज मानी जाएगी तो उसकी तो जिहादी मानसिकता है। पर तुम्हें तो सोचना था, आकांक्षा को ये सर्वव्यापी समाज में शादी नहीं करनी, सर्वव्यापक होकर के शादी नहीं करनी थी, बस ये गलत करा है उसने। हम इस बात में विरोध कर रहे हैं कि ये बैंकेट होल्ड करा है। ठीक है, न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पर पंचायत होनी थी, लेकिन किसी कारणवश यहाँ पर जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने पंचायत नहीं होने दी। हालांकि यहाँ पर हिंदू संगठन के लोग पहुंचे, लेकिन पंचायत नहीं हुई है। इनका सीधा सीधा साफ तौर पर लोगों का जो अब यहाँ पर पहुंचे हैं, जो थोड़ा बहुत हंगामा कर रहे हैं, इनका कहना है कि किसी भी हाल में आकांक्षा और शावेज की वे शादी नहीं होने देंगे। अगर शादी होगी तो शायद ये उग्र प्रदर्शन भी कर सकते हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए मेरठ से सलमान हैदर। बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ के कोचिंग संस्थान की छत से संदिग्ध हालात में गिरकर एक छात्रा की मौत हो गई। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी मची हुई है। डॉक्टर्स ने कहा कि जब तक उसे लाया गया उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस इसे संदिग्ध मौत मानते हुए इसके हर पहलू से जांच कर रही है। वहीं परिजन कह रहे हैं कि ये हत्या है। ठीक उसी जगह मौजूद हैं जहां के चौथे मंजिल से एक नीट की तैयारी करने वाली छात्रा की मौत हुई है। हालांकि परिजनों ने आरोप लगाया है कि ये हत्या का मामला है, लेकिन ये बताया गया कि यहाँ पर जो चौथी मंजिल देख रहे हैं आप, वहाँ से उस छात्रा की गिरने से मौत हुई है। हम ठीक उसी जगह पर हैं। पुलिस ने इस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर रखा है। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये क्राइम सीन है जहाँ पर बच्ची जो छात्रा है वो गिरी थी। इस जगह पर खून के एक भी धब्बे आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे और ये बताया गया कि चौथी मंजिल से जो है छात्रा गिरी और उसके बाद उसकी मौत हो गई। हालांकि परिजनों का कहना है कि ये हत्या का मामला है, ये छत से गिर के मरने का या मौत का मामला नहीं है। और सबसे अहम सवाल, इस एरिया को जो पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर रखा है, यहाँ देखिए, यहाँ खून के एक भी धब्बे नहीं है। और ठीक ऊपर जो वो चौथी मंजिल है, ये G+4 यानी चौथी मंजिल जो है, वहाँ से वो छात्रा गिरती है और ठीक यहाँ गिरती है नीचे इस जगह पर। और एक बार हम अपने सहयोगी शशि को कहेंगे कि पूरा क्लोज करके इसे दिखाएं। एक भी जगह पर खून के धब्बे नहीं हैं। ऐसा होता नहीं है कि अगर छत से कोई शख्स गिरे तो ज़मीन पर खून के धब्बे ना हो। हालांकि उसके बाद तुरंत उस छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। परिजनों का सीधे तौर पर आरोप है कि किसी ने उस छात्रा को छत के ऊपर से धक्का दे दिया। हम इस तरफ लिए चलते हैं आपको। ये वो जगह है जहां पर सीढ़ी है, जिसके सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं और सीसीटीवी फुटेज में ये स्पष्ट दिख रहा है कि छात्रा ऊपर चढ़ रही है और उसके पीछे दो लड़के भागते हुए नजर आ रहे हैं। हम ठीक उसी सीढ़ी के पास आपको लिए चलते हैं। आइए देखिए, ये इसी सीढ़ी पर जो लास्ट तस्वीर जो सीसीटीवी फुटेज की आई है वो इस सीढ़ी से आई है। इसी पर छात्रा का चढ़ते हुए यानी कोचिंग संस्थान में जाते हुए वीडियो है और उसके पीछे दो बच्चे दौड़ रहे हैं, यानी दो लड़के दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही कोचिंग संस्थान है जहां पर यह बताया गया कि इसके चौथे मंजिल से गिरकर एक छात्रा की मौत हो गई जो नीट की तैयारी कर रही थी। अब सवाल ये है कि जिस जगह पर हम आपको फिर उस जगह पर लिए जा रहे हैं जहां पुलिस ने उस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर रखा है, इस तरफ हम आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि अगर छत से कोई गिरेगा तो क्या, सोचिएगा जरा, क्या एक भी बूंद खून का कतरा नहीं होगा। देखिए, हम क्राइम सीन पर हैं
जहां पर यह बताया गया कि चौथे मंजिल से गिरने के बाद एक नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत हो गई है। कहीं खून के धब्बे नहीं है और यहीं से ये सवाल खड़ा होता है कि क्या ये हत्या है, क्या किसी बच्ची को छत से ढकेल दिया गया। और परिजनों का ये आरोप है कि छत से उनकी बच्ची को ढकेल दिया गया। हालांकि पुलिस इस तमाम मामले पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस संदिग्ध मामले में पुलिस की तरफ से क्या पहलू सामने आते हैं। पटना से अपने सहयोगी शशि के साथ विकास कुमार ओझा, न्यूज इंडिया, पटना। हमारे साथ उस बच्ची के पिता मौजूद हैं जिस बच्ची की छत से गिरने वाली तस्वीर जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आई है। क्या है, कैसे हुई मौत? उसको मौत किया हुआ है कि जोर जबरदस्ती किया है, बलात्कार करने के आधार पर उसको जोर जबरदस्ती करके ऊपर 7 मंजिला पर ले गया, जोर जबरदस्ती कर ले के मार दिया है। पेचकस से दो छेद किए हुए है, इधर गला दबाए हुए है, सब घसीट के ले गया है, तो सब चिल्लाया हुआ है, सब चप्पल रगड़ाया हुआ है ले जाके और 7 तल्ला मंजिला पर से नीचे गिरा दिया है। वो 2 लड़के जो दिख रहे हैं सीसीटीवी में पीछे पीछे, हाँ वो जो लड़के आ रहे हैं सीसीटीवी में, वहाँ तक जहाँ लड़की आया है वहाँ तक ले सीसीटीवी में आ रहा है। पुलिस कुछ कर रही है? पुलिस कहाँ कुछ कर रहा है, कुछ इन्फॉर्म पुलिस दे नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। बच्ची कैसी थी पढ़ने लिखने में? पढ़ने लिखने में तो कह रहे हैं कि 100 में किसी ने 1 को पैदा किया होगा। क्या चाहते हैं पुलिस से? पुलिस से चाह रहे हैं कि इसको अच्छी तरह जांच पड़ताल करके कानूनी कार्रवाई करके दंड इंसाफ चाहिए हमको। पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया है? हाँ गिरफ्तार किया है, 3 की 4 गिरफ्तार हुआ है। हाँ तो आपको क्या लगता है ये क्या है मामला? प्रशासन के सामने अभी 100 आदमी था, कबूल भी लड़का किया है। प्रशासन टोचन नहीं करने दिया है, प्रशासन लेके भाग गया है। लड़का क्या कबूल किया जब आप लोग पकड़े? माने गलती किए हैं। क्या गलती की? फिर उतना इसके बाद हमको प्रशासन पूछने कहाँ दिया, न टोचन करने दिया। प्रशासन गाड़ी में बैठा के हम लोग हटा के लेके चल गया कि माने मार देगा ये लोग। क्या लगता है पुलिस लिपापोती कर रही है? हाँ लिपापोती कर रहा है। क्यों? ऐसा काहे नहीं कर रहा है? कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है? प्रशासन है, कहे प्रशासन ने आए हैं, प्रशासन ने धर के लगे हैं। थाना के कस्टमर में पड़ गया, बताइए। लड़की के शरीर पर जख्म के भी निशान है, सब चीज के निशान देखा है। हुआ देख रहे हैं कि पेचकस कसल है, हुआ वीडियो दिखा रहा है कि छत्ता पर से भीग रहा है। अब कैसा वीडियो देखवा लो, बताओ। बाबू के पटक देलक, टेल देलक बाबू के। क्या चाहते हैं? का चाही थी हमार लड़की के ओकरो ओहे में फूंक दा, यह तो चाही थी। ऑर्डर दा हमरा दिखा दा, अब कुछ न चाही बेटवा, कुछ न चाही बाबू। जैसे हमर जान ले लेला, कोकर जान ले ला, अब कुछ ना, हम कुछ न चाही। बच्ची के क्या है? फुआ है। हाँ आप दादी? हाँ पगली दादी हुआ, कहाँ तो गोर तो टूटल हवा, हम कहूँ जावे जाए जुकत नहीं हुआ। थाना से खींच के अलावा तो नहीं, तोरा लोग से ना पार लगी थे तो हमरा सामने करा तीर के लावा तोरा लोग जान मार ले ना, ओकरा तीर के लावा हमरा भी। हमरा हाँ कुछ ना दे था बेटा, संतोष दे था मैया। ये लड़की की दादी थी, ये फुआ हैं। इनका दुख समझ सकते हैं आप कि जब एक बच्ची के साथ इस तरह की वारदात होती है तो कलेजा कांप जाता है। और पुलिस का रवैया जो है वो बिल्कुल सवालों के घेरे में है। बिहार में साइंटिफिक जो इन्वेस्टिगेशन है उसके जनक अभयानंद जी हमारे साथ हैं, एक्स डीजीपी हैं। सर, एक और नीट छात्रा जो है उसका छत से गिरते हुए सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और जहां वो गिरी वहां खून के एक भी धब्बे नहीं है। खून मेरी जितनी जानकारी है वो निकलता है जब स्किन में रप्चर होगा तो खून निकल जाता है। शंकराचार्य विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी मुक्तेश्वरानंद विवाद पर सीएम योगी ने पहली बार चुप्पी तोड़ी थी। उन्होंने विधानसभा में कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, मैं भी नहीं। अगर समाजवादी पार्टी के लोग उन्हें पूजना चाहते हैं तो पूजें। सीएम ने कहा कि माघ मेले में जो मुद्दा नहीं था उसे जानबूझकर मुद्दा बनाया गया। एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। योगी ने कहा कि भारत के सनातन धर्म में भी यही व्यवस्था है। सनातन धर्म में शंकराचार्य का पद सर्वोच्च और पवित्र माना जाता है, लेकिन हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। शंकराचार्य नहीं लिख सकता।
हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों FIR लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटोन से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता। योगी सन्यासी कहते हो और तुम जो है मांस का व्यापारी निकल गए, तुम जो है उसकी सैलरी खाने वाले निकल गए। ये तो बहुत ब्लंडर है। इसलिए इस बारे में सनातनी जनता आपसे सवाल पूछ रही है, इसको बताइए। आप अपने विद्वानों को खड़ा करिए कि शास्त्र के अनुसार ये कैसे उचित है, वो हमारे सामने शास्त्र के अनुसार सिद्ध करें। हमारे विद्वान जब आप कहेंगे तो हमारे विद्वान आपकी बात को समझेंगे। अगर आप इसका जवाब शास्त्रीय रूप से दे पाते हैं तो फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे, और अगर नहीं दे पाते हैं तो आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा। अब ये नहीं चलेगा कि साधु वेश में आप ये सब कर्म करें। और 16 आने सच में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। मुझे इस वक्त इजाजत दीजिए। नमस्कार।